वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और बाकी जो वीडियोस होंगे वो आपके चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। लेकिन आपके पेपर लगे हुए हैं, कुछ विश्वविद्यालयों के ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी एजुकेशन का भी मॉडल पेपर दीजिए, तो मैंने सोचा बिल्कुल देना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आज किया जाएगा पेपर 1 में। ठीक है, पेपर 2 का आपके क्या नाम है? पेपर 2 का आपके क्या नाम है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 का नाम है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन। पेपर 2 का नाम है भारतीय शिक्षा में मील के पत्थर और नए आयाम। ठीक है, तो दोनों पेपर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से पेपर 1, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी एजुकेशन की तो उसमें पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। प्रश्न है, योजना बनाने का अर्थ है किसी पाठ्यक्रम का प्रोजेक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, डिजाइन करना, बनाना या उसका खाका तैयार करना, मतलब कि उसका सांचा तैयार करना। ये किसने कहा था? तो योजना बनाने का मतलब होता है किसी पाठ्यक्रम का प्रोजेक्ट बनाना या पूर्वानुमान लगाना, पहले से पता लगाना, डिजाइन करना, उसको कैसे करना है, प्लानिंग करना। ठीक है, खाका बनाना यानी कि उसका पहले से एक रोड मैप तैयार करना। जैसे कि पहले आप जब कला सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे, पहले आप पेंसिल से उसको बनाते हैं, उसके बाद में उसमें रंग भरते हैं। ऐसे तो पेंसिल से भरने का मतलब होगा उसका खाका बनाना। ठीक है, इस परिभाषा को किसने दिया है? इसको दिया है एजी योगू ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नियोजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? नियोजन यानी कि आयोजन या नियोजन का लक्ष्य क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नियोजन का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक विकास करना, नागरिकों के लिए या नागरिकों का कल्याण और प्रगति करना, वांछनीय परिवर्तन लाना। तो नियोजन के ये सारे के सारे लक्ष्य जो हैं ये मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छी योजना के लिए क्या करना पड़ता है? भविष्य के उद्देश्यों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अच्छी दृष्टि की आवश्यकता होती है, धारणा और क्षमता की भी आवश्यकता होती है, यानी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है अच्छी योजना बनाने के लिए। यानी आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अच्छी योजना बनाने के लिए भविष्य के उद्देश्यों की आवश्यकता होती है, अच्छी दृष्टि की आवश्यकता होती है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अच्छी धारणा यानी अच्छे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है और अच्छी कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए, एक अच्छी योजना तैयार करने के लिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, योजना एक अच्छी विधि है। योजना एक अच्छी विधि है किसकी? समस्याओं को सुलझाने की। बिल्कुल, कोई भी समस्या है उस समस्या को सुलझाने में एक प्लान जो होता है आपका, या एक प्रकार से जो योजना होती है, जो नियोजन होता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो योजना एक अच्छी विधि होती है, एक अच्छा मेथड होता है किसके लिए? समस्याओं को सुलझाने के लिए भी। परीक्षण और त्रुटि विधि को समाप्त करना भी एक प्रकार से इसकी एक विधि है, और अपव्यय और ठहराव की जांच करना। यानी योजना इन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, एक अच्छी विधि है इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुशल, कुशल माने होता है अच्छा, तो बताएं कुशल नियोजन के लिए योगदान या कुशल नियोजन में योगदान देता है कौन? प्रशासन की सहजता और आसानी। बिल्कुल, प्रशासन की सहजता और आसानी ये कुशल नियोजन में योगदान देता है। प्रशासनिक प्रक्रिया की दक्षता भी एक प्रकार से योगदान देती है। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी एक प्रकार से कुशल नियोजन या कुशल आयोजन में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी बातें जो हैं वो कुशल नियोजन के लिए बढ़िया मानी जाती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, असमान शैक्षिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को प्रभावी ढंग से अपनाकर ठीक किया जा सकता है? शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक वित्त, किसको ठीक किया जा सकता है? असमान शैक्षिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को प्रभावी ढंग से अपना करके
किसको ठीक किया जा सकता है? तो शैक्षिक योजना को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी योजना हमेशा किसका परिणाम होती है? एक अच्छी योजना हमेशा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है, व्यापक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है और व्यवस्थित प्रक्रियाओं का। जब आप वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करेंगे किसी भी योजना को एक प्रकार से हल करने में या किसी भी समस्या को हल करने में, व्यापक प्रक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और व्यवस्थित तरीके से उन प्रक्रियाओं को एग्जीक्यूट करेंगे, तभी एक अच्छी योजना आप उसको सफल बना पाएंगे योजना को। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, व्यापक नियोजन, व्यापक माने बड़े स्तर पर, तो व्यापक नियोजन का क्या अर्थ होता है? नियोजन का संबंध मतलब कि किस पर होना चाहिए, किससे होना चाहिए? व्यापक नियोजन का अर्थ नियोजन के संबंध किससे होना चाहिए? तो शिक्षा के सभी स्तरों से, बिल्कुल शिक्षा के सभी पहलुओं से, शिक्षा के सभी घटकों से, इन तीनों चीजों से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नियोजन में शामिल पहला बुनियादी कदम या प्रक्रिया कौन सी है? किसी भी नियोजन या किसी भी प्लान को जानने से पहले या प्लान करने से पहले आपको लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को पता होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है या उद्देश्य या लक्ष्यों का समूह स्थापित करना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक उद्देश्य की नहीं क्लियर है, लक्ष्य नहीं क्लियर है, तब तक नियोजन बनाने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो पहला या बुनियादी कदम जो होता है किसी भी, या पहला चरण होता है नियोजन का, लक्ष्य उद्देश्य या लक्ष्यों के समूह का स्थापित करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नियोजन में अंतिम चरण या प्रक्रिया है, फटाफट से आप बताएंगे। नियोजन में अंतिम चरण या प्रक्रिया कौन सी होती है? नियोजन में अंतिम चरण या प्रक्रिया की अगर बात करें, उसमें अंतिम चरण या प्रक्रिया होती है योजना का खाका तैयार कर उसे जनमत हेतु प्रसारित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य में एक कड़ी होता है, यह कथन किसका है? तो प्रधानाध्यापक यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य होता है, वो विद्यालय के आंतरिक और बाह्य प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इसको कहा था किसने? एस.एन. मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीईसी बोलते हैं। वीईसी का मतलब क्या होता है जानते हैं? वी का मतलब होता है विलेज, ई मतलब होता है एजुकेशन, और सी मतलब होता है कमीशन। ठीक है, कमेटी। तो विलेज एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सरपंच या ग्राम प्रधान जो होता है, वही ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है किसका? प्रधानाध्यापक का। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बढ़िया है। प्रश्न है, संस्थागत नियोजन से बचत होती है। संस्थागत नियोजन से क्या किसकी बचत होती है? धन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है संस्थागत नियोजन से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी की बचत होती है। अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किंग्सले डेविस की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक शिक्षक संघ का जो अध्यक्ष होता है अभिभावक स्वयं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय के प्रमुख मानवीय साधन है या संसाधन है? प्रधानाध्यापक, छात्र या शिक्षक? तो विद्यालय के प्रमुख मानवीय साधन में जैसे कि प्रधानाध्यापक मानव है, छात्र मानव है, शिक्षक मानव है, तो ये मानवीय संसाधन है। आपसे पूछता बोर्ड, मार्कर और ये सब पूछता किताबें, तो ये सब जो है भौतिक साधनों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। लाइवर शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? लाइबर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से तो हुई ही है, लेकिन एक शब्द और है, लीवर शब्द, लिब्रा, LIBRA, लिब्रा शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। लिब्रा शब्द से अगर पूछता तो मैं फ्रेंच लगाता। लिब्रा से भी लाइब्रेरी बनी है और लाइवर से भी लाइब्रेरी बनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लिब्रा
फ्रेंच भाषा का शब्द है और लाइबर लैटिन भाषा का शब्द है। पूछा क्या गया है? लाइबर, तो क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लाइबर, जिससे क्या बना हुआ है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब आप सभी लोग जानते हैं पुस्तकों का घर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर एस के दुबे का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विद्यालय भवन का आकार होता है। विद्यालय भवन का आकार कैसा होता है? विद्यालय भवन का आकार जो होता है, यू आकार, यल आकार और ई आकार, इन सभी आकार के विद्यालय भवन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी प्रकार के। अगला क्वेश्चन से विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। विद्यालय भवन निर्माण में किसका ध्यान रखा जाता है? छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है और आर्थिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाता है विद्यालय भवन निर्माण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, खेल की आवश्यकता होती है। खेल की आवश्यकता क्यों होती है लोगों को? शारीरिक विकास के लिए खेल की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए खेल की आवश्यकता होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था क्यों की जाती है? विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है पुस्तकालय में। ठीक है, की जाती कहाँ पर? पुस्तकालय में करी जाती है पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। ओके, सॉरी, तबीयत थोड़ी सी हमारी खराब है, लेकिन फिर भी मैं लगातार आपके लिए जो है वीडियोस दे रहा हूँ। कल आप लोगों ने हिंदी का और उसका देखा होगा पेपर। ठीक है, कल आप लोगों ने हिंदी और जो है पॉलिटिकल साइंस के 6 सेमेस्टर की वीडियोस देखी होगी, और आज आप लोग एजुकेशन की पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप लोगों ने जियोग्राफी की वीडियो देखी होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, हिंदी की भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मैं आपको दूंगा। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है। फटाफट से आप बताएंगे। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या जो है वो क्या है? कमजोर प्रबंधन जो है, यही विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है। कमजोर प्रबंधन है। अगर प्रबंधन अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो विद्यालय प्रबंधन और प्रभावी होगा। ठीक है, तो उसमें समस्या कमजोर प्रबंधन की ही आती है। अगला प्रश्न है, हम स्कूल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमजोरियों को कम कर देते हैं। बताएं। हम स्कूल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमजोरियों को कम कर देते हैं। व्यावसायिक कौशल। ठीक, क्या कम कर देते हैं? व्यावसायिक कौशल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए एक सफल मानदंड क्या है या मापदंड क्या है? तो प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए एक सफल मानदंड जो है वो है प्रदर्शन में सुधार किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? विद्यालय विकास योजना को बढ़ाया जाता है वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए। वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए जो है विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को उसी के साथ बढ़ाया जाता है, वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संचार, बताएं, कौन सा संचार चैनल का प्रकार नहीं है? बोलना, सुनना, ये सब संचार का एक प्रकार से प्रकार है। लिखना पढ़ना भी है। विजुअल करना, अवलोकन करना ये भी है। सोच और अभिनय ये संचार चैनल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा संचार कौशल है। अंग्रेजी भाषा संचार कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब शामिल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ध्वनि के प्रकार है। ध्वनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक व्यंजन ध्वनियाँ और एक स्वर ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, आर्थोग्राफी का क्या अर्थ है? आर्थोग्राफी का मतलब होता है लेखन प्रणाली या लेखन सामग्रियाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मनमानी का क्या अर्थ होता है? मनमानी का अर्थ होता है बिना कारण के चुना गया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NEI बोलते हैं, NIE बोलते हैं, स्थित है कहाँ पर? स्थित है नई दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में ही स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भैया कहाँ पर भाई बताएं? नई दिल्ली में स्थित है। ये NCERT का एक घटक है, ये बात ध्यान रखें, एक घटक इकाई है NCERT की, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जो कि NIE के नाम से जाना जाता है, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं, यानी कितने आरसीई हैं भारत में? बताएं, रीजनल कॉलेज एजुकेशन, बताएं कितने हैं? क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज यानी कि आरसीई कितने हैं भारत में? तो लगभग 4 हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अखिल भारतीय प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई थी, सरदार समिति की सिफारिश पर करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से केंद्र विश्वविद्यालय कौन सा है, कि या केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। छत्रपति साहू जी महाराज, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी कानपुर में, कल्याणपुर में स्थित है। ठीक है। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय मदुरई में स्थित है, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। जबकि हैदराबाद विश्वविद्यालय जो है वो इनमें से, इन चारों में से केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल भी आपका जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। राम मनोहर लोहिया भी स्टेट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर भी स्टेट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी स्टेट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जो है आपका ये हैदराबाद विश्वविद्यालय, ये सब आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? बताइएगा फटाफट से। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो इसको मिला था 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 में मिला था। 1 जुलाई 1995 को लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया था? फटाफट से आप बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर, प्रश्न क्या पूछा गया है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया था? तो इसको विघटित किया गया था 1923 में। स्थापना कब हुई थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी 1920 में। कब स्थापना हुई थी? 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके 2 सालों के बाद में या 3 सालों के बाद में 1923 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? इसको फिर से विघटित कर दिया गया था, मतलब इसको विघटित कर दिया गया 1923 में। फिर इसके बाद में 1935 में इसको पुनः स्थापित किया गया था, 1935 में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया था? तो हारटांग समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई कब हुई? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1957 को हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य या राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होता है, डायरेक्टर होता है, वो कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है। यहाँ पर भारत का राज्यपाल गलत लिखा, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य में, जिस राज्य में यूनिवर्सिटी स्थित है, उस राज्य का राज्यपाल जो होगा, जैसे कि भारत में जो राज्यपाल की अगर बात करें, मान लेते हैं कि यूपी की जितनी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होंगे? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आनंदीबेन पटेल जी कौन है? ये राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये क्या होंगी? ये हर एक यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी कुलाधिपति होंगी, डायरेक्टर होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, 1955 में पंजीकृत हुआ था और 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको केवीएस की बोला जाता है, केवीएस की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की स्थापना हुई थी 1963-64 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 दिसंबर 1963। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जिसको बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मुख्य रूप से 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छे संचार कौशल और प्रेरणा तकनीक, मोटिवेशनल टेक्निक, अच्छे संचार कौशल और प्रेरणा तकनीक के लिए
आपके नेतृत्व के लिए सहायक होते हैं ये, ठीक है। मोटिवेशनल तकनीक और संचार कौशल, ठीक है, ये यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड मोटिवेशनल टेक्निक, ये आपके लिए क्या होते हैं, ये आपके नेतृत्व के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक नेता को क्या करना चाहिए, एक नेता को आश्वस्त नहीं होना चाहिए, उसकी उपलब्धि को बढ़ाना चाहिए या प्रोत्साहन प्राप्त करें। तो एक नेता को प्रोत्साहन, एक नेता को उसकी उपलब्धि को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक नेता को उसकी उपलब्धि को बढ़ाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अपने दर्शकों के साथ नजरें मिलाना महत्वपूर्ण है क्योंकि। अपने दर्शकों के साथ नजरें मिलाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें बताता है कि आप उनमें रुचि रखते हैं और तब आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ रहे हैं, भाषण देने जाइए। तो अगर आप दर्शकों को देख करके बोलेंगे तभी आप अच्छा बोल पाएंगे और तभी आप आगे के लिए कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे या उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको चाहिए। ठीक है, आप कितनी भी अच्छी बातें बोलेंगे लेकिन अगर कम्युनिकेशन आपका बेटर नहीं रहेगा तो फिर आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दर्शकों के साथ नजरें मिलाना एक अच्छे नेतृत्व कौशल का गुण होता है। अगला प्रश्न है, अपनी योजना में रचनात्मक होना अच्छी बात है लेकिन। अपनी योजना में रचनात्मक होना अच्छी बात है लेकिन अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रभावी ढंग से खुलकर बोलने से क्या होता है। आपको अपने दर्शकों की रुचि और समझ को पकड़ने में मदद मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपनी योजनाओं को डिजाइन करने में पहला कदम क्या होता है। अपनी योजनाओं को डिजाइन करने में पहला कदम होता है कदम होता है अपने उद्देश्यों को परिभाषित कर ले पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को जान ले कि उद्देश्य ये कि होता क्या है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक नेता को पता होना चाहिए कि नेतृत्व कैसे करना चाहिए और क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी टीम अपने उद्देश्यों को पूरा करके प्रेरित और प्रभावी रहेगी। तो एक नेता को पता होना चाहिए कि नेतृत्व कैसे करना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, आपके बॉस ने गलत निर्णय ले लिया, मान लेते हैं, क्या आप अपने बॉस को सलाह देते हैं या बस वही करेंगे जो आपका बॉस बोलेगा। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अपने बॉस को सलाह देना चाहिए या बस वही करें जो आपसे कहा गया है या इस्तीफा दे दें और दूसरी नौकरी खोजें, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी आपके बॉस ने गलत निर्णय लिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सलाह दें, ठीक है, अच्छी सलाह दें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको पता चलता है कि आपके ऑपरेशन में कुछ अवैध चल रहा है, तो क्या आप सीटी बजाते हैं या कुछ नहीं करते हैं, कुछ मत कहो, इस्तीफा दो, दूसरी नौकरी ढूंढो या सीटी बजाओ या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता चलता है कि आपके ऑपरेशन में कुछ अवैध चल रहा है, गलत चल रहा है, तो आप सीटी बजाते हो, आप जो है लोगों को जानकारी देते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में बजट का कार्य है, बताएं शैक्षिक प्रबंधन में बजट का क्या कार्य है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बजट का, बिल्कुल, शैक्षिक प्रबंधन में बजट का कार्य क्या होता है, वित्तीय योजना, लेखांकन और नियंत्रण और व्यय सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर तो सभी कार्य। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में निरंकुश प्रशासन संस्था के मामलों को चलाने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है या संस्था के मामलों को चलाने के लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं। शैक्षिक प्रशासन में निरंकुश प्रशासन संस्था के मामलों को चलाने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार है, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार की अगर बात की तो तीन प्रकार का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा है, निरंकुश प्रशासन ये पुरानी अवधारणा है, लाइसेज मेला प्रशासन भी पुरानी है, लोकतांत्रिक प्रशासन ये थोड़ी नई है, आधुनिक अवधारणा है शैक्षिक प्रशासन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, चीजों को करने के व्यवस्थित तरीके को किस रूप में जाना जाता है, प्रबंधन, योजना, नियोजन, आयोजन, निर्देशन या नियंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चीजों को करने के व्यवस्थित तरीके को हम लोग प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में लाइसेज मेला प्रशासन समूह या व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ होता है
शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं के विकास में सहायता देना, और वह अनुशासन जिसके माध्यम से हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्कूल प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी बताएं। स्कूल प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी ये होती है कि मतलब किसकी होती है बताएं, किसकी होती है जिम्मेदारी, किसकी किस पर होती है बताएं। जो है स्कूल प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी किस पर होती है, तो यहाँ पर कर लेंगे जिम्मेदारी किस पर होती है। विज्ञान शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या उपरोक्त सभी पर। तो स्कूल प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी जो होती है प्रिंसिपल पर होती है, प्रधानाचार्य पर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से प्रबंधन का निम्नतम स्तर कौन सा है। प्रबंधन के निम्नतम स्तर की अगर बात की इनमें से, देखिए प्रबंधक, तकनीशियन, पर्यवेक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निम्नतम स्तर है वो पर्यवेक्षक का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न प्रबंधन के प्रशासन से संबंधित है। प्रबंधन जो है भौतिक संपत्ति, वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन, इन सभी के प्रशासन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न प्रबंधन सामाजिक होने के साथ साथ कैसा है। तो सामाजिक होने के साथ साथ जो प्रबंधन है वो तकनीकी भी है, टेक्निकली भी है, तकनीकी प्रक्रिया भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा फटाफट से। वित्तीय प्रबंधन का क्या उद्देश्य है। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, मानव पूंजी का विकास सुनिश्चित करना और निवेश पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये तीनों वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन के ही हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थानों की आय का स्रोत नहीं है। तो शैक्षणिक संस्थानों की आय के स्रोत में बैंकों से ऋण ये शामिल नहीं है। बाकी भूमि अनुदान और बंदोबस्ती, सरकारी अनुदान और छात्र शुल्क, ये सब शैक्षणिक संस्थानों की आय के स्रोत हैं, जबकि बैंकों से ऋण ये नहीं है। अगला प्रश्न वित्तीय प्रबंधन का संबंध किससे है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध किससे है, धन की खरीद और उपयोग से। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न शैक्षिक वित्त का उद्देश्य यह देखना है कि शिक्षा पर पैसा सबसे अधिक खर्च हो रहा है विवेकपूर्ण और व्यापक ढंग से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न शिक्षण संस्थानों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। शिक्षण संस्थानों का आय का मुख्य स्रोत होता है सबसे ज़्यादा सरकारी धन, फिर छात्र शुल्क, ठीक है, उपहार और दान, ये सभी आप मान सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की आय का जो मुख्य स्रोत है वो उपहार और दान, छात्र शुल्क और सरकारी धन। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न सार्वजनिक निधि में से या निधि में प्राप्त धन राशियाँ शामिल हैं। सार्वजनिक निधि में प्राप्त धन शामिल हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सार्वजनिक निधि में प्राप्त धन शामिल है। तो इन सभी से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, सभी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप ऐसे ही प्रश्नों को जो है ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कभी भी आ सकते हैं और परीक्षा कभी भी आपकी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है। देखिए प्रश्न है व्यवसायिक निर्देशन संबंधित है किससे। व्यवसाय का चयन करने से, बिल्कुल हाँ इससे संबंधित है। चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करने से, ये भी ठीक है। व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि व्यवसायिक निर्देशन इन तीनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी से रिलेटेड है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है चारित्रिक निर्देशन संबंधित है। चारित्रिक निर्देशन किससे रिलेटेड है, नैतिक भाव के विकास से या नागरिक भावना के विकास से या अवकाश के सदुपयोग से। चारित्रिक निर्देशन जो रिलेटेड है वो नैतिक भाव के विकास से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। निर्देशन है क्या है, अदा है, प्रदा है या प्रक्रिया है या फिर तीनों है। निर्देशन, अदा, प्रदा और प्रक्रिया तीनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद होता है व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाओं को जानना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से,
माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से या विश्वविद्यालय स्तर से। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। बालक को मंत्रणा जा सकती है व्यक्तिगत तरीके से भी और सामूहिक तरीके से भी, यानी दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद क्या है, बताएं। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का जो प्रथम पद है वो होता है उत्तरदायित्वों का विभाजन करना। किसको क्या क्या करना है, तो उत्तरदायित्व का विभाजन करना ये निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का पहला पद होता है। उत्तरदायित्व का विभाजन या बंटवारा करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि विद्यालय एक समाज है या समाज होगा, परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था। ऑप्शन नंबर आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। 100 से अधिक प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत ही तीव्र गति से समझा। तो फिर आगे आपको बता दूं, राजनीति शास्त्र के पेपर 1 का मॉडल पेपर आपके समक्ष आ चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 6 सेमेस्टर का इंडियन पॉलिटिकल थॉट उसमें आपको पढ़ना था, उससे बनने वाले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं करवा चुका हूँ। हिंदी के पेपर 1 में आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना था, इसके भी 100 क्वेश्चंस को मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा ज्योग्राफी के पेपर 1 में आपको भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है 6 सेमेस्टर में, इसके भी 100 क्वेश्चंस को मैं करवा चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हिंदी के पेपर 2 का भी मॉडल पेपर दे चुका हूँ और हिस्ट्री यानी इतिहास के पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का मॉडल पेपर दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।